हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तजीगो। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स पहले भी इसके रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने शुरू से वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो फिर प्लीज़ पीछे में जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है वहाँ पर जाके आप उस चीज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर में नेचुरल एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10th का जियोग्राफी है एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लैंड रिसोर्सेस में क्या है, तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द लैंड एंड वी यूज़ इट इन different ways. Thus, the land is a natural resource of the utmost importance. It supports the natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. Land resources का मतलब यह है कि लैंड भी एक तरह से रिसोर्स है हमारा, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर लैंड हमारे पास ना हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो डेली लाइफ का जो काम है या डेली लाइफ में जो चीज़ यूज़ में आते हैं वो चीज़ कहाँ से आता। अभी हम लोग जैसे कि प्लांट्स वगैरह जो हम लोग जैसे कि हम लोग साग सब्ज़ी खाते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपना पूरा वेजिटेशन मेंटेन करके चलते हैं, वाइल्ड लाइफ से जो भी हमें मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी हमारे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ होते हैं वो सारे चीज़ मतलब एक फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से भी आते हैं और वो सारे चीज़ ज़मीन पे उगते हैं। तो उन चीज़ों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में आप खुद समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वाया ट्रांसपोर्टेशंस यूज करते हैं। तो ये सब में भी रोड जो इस्तेमाल होती है ये सब कहाँ पे है, ये सारी चीज़ लाइक लैंड रिसोर्सेस हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं। तो हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ द फाइनाइट मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद द केयरफुल प्लानिंग। तो हमें इस लैंड रिसोर्सेज को भी एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सबके लिए ये फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ पर उसका एक अच्छे तरीके से यूज अगर उसे चीज़ को करना है तो हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम उस चीज़ से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं यहाँ इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स एंड नेमली द माउंटेन प्लेट्यू plains and islands. About the 43% of the land area is plain, which provide the facility for the agriculture and industry. तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में भी लैंड का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर जो हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, ये दोनों चीज़ों में लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए लैंड रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए। माउंटेन अकाउंट फॉर द 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड द फैसिलिटेट फॉर द टूरिज्म एंड द इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन एंड इट इज पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो और भी लैंड रिसोर्सेज में जैसे कि माउंटेन्स को अगर हम काउंट कर ले तो 30% ऑफ जो टोटल सरफेस एरिया है वो टोटली पेरेनियल बेस्ड है, जहाँ पे मतलब कि वाटर फ्लो होता है साइड बाय साइड। तो ये सब जो रिवर का सिस्टम्स है जो कि पहाड़ों से होते हुए आता है, ये सारे लैंड रिसोर्सेज पे बेस्ड हैं। और जैसे कि 27% ऑफ जो एरिया है इस कंट्री का, हमारे अगर इंडिया की अगर बात कर लें तो ये प्लेट्यू रीजन है। इट इज़ अ पोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स। तो ये सारे प्लेट्यू रीजन्स में क्या है, रिजर्व्स ऑफ द मिनरल्स भी है, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी मिलता है और इसी में हमारे फॉरेस्ट भी लोकेट होते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, कि किस तरीके से हम लोग लैंड अपना यूटिलाइज कर रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज आर द यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशंस। सेकेंड में आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड्स एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज एंड बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज etc. तो ये लैंड हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है फॉर कल्टीवेशन पर्पसेस। बैरन एंड वेस्ट लैंड जैसे हो गया बैरन, जहाँ पे हम लोग खेती अपना करते हैं, और जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस भी है, जैसे कि वहाँ पे रोड बनाना या फिर बिल्डिंग्स बनाना या फैक्ट्रीज सेटअप करना, ये भी लैंड रिसोर्सेज का इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा है
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग द फॉलो लैंड, परमानेंट पास्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट पास्चर जहाँ पे हम लोग अपने जो भी एनिमल्स वगैरह, जो ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब जो हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनके लिए हम लोग उस लैंड को यूज करते हैं। बी नंबर का है लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन अ नेट सोन एरिया। तो जो लैंड जो है, जो मिसलेनियस ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ कुछ ग्रुप्स मिलते हैं जो कि एक नेट सोन एरिया में लोकेट नहीं होता है, जहाँ पे नॉर्मली अपने से पेड़ उग गए हैं, वो एरिया हो गया हमारा एक जंगल का ही पार्ट बोलेंगे उसको, फॉरेस्ट का ही पार्ट। सी नंबर में है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन द 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। कुछ कुछ ऐसे भी लैंड्स होते हैं जहाँ पे 5 सालों तक सिर्फ उसी चीज़ का खेती होता है, वहाँ पे लगा रहता है वो चीज़, और 5 साल के बाद वहाँ पे फिर से रिन्यूड, यानी कि वहाँ पे अगली बार से स्टार्ट करते हैं खेती करना। नेक्स्ट है हमारा फैलो लैंड्स, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट द कल्टिवेशन फॉर 1 और द लेस दैन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स। सेकेंड नंबर है अदर दैन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। जो हमारे पास अदर जो करंट फैलो लैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज द नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है यहाँ पे? तो नेट सोन एरिया उस चीज़ को बोलते हैं जो कि क्रॉप्स वहाँ पे सोन होता है, वहाँ पे मतलब उगाया जाता है और फिर हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। जहाँ पे हम लोग बेसिकली खेती करते हैं उस एरिया को हम लोग नेट सोन एरिया बोलेंगे। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सीजन के बाद भी हम लोग वहाँ पे खेती करते हैं, यानी कि उसका प्रॉपर यूज पूरे साल भर होते रहता है। नेक्स्ट में अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। किस तरीके से लैंड का पैटर्न है हमारे इंडिया के अंदर में, तो उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक यहाँ पे फिगर भी दे रखा है इन्होंने, तो इस फिगर को देख लेते हैं। हमारा जो इंडिया का लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, मतलब कि हमारा जो लैंड है वो किस सेक्टर्स में किस तरीके से बटा हुआ है। तो अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन्स में जो ब्लू कलर का है ये 43% एक्वायर करता है, और जो माउंटेन है यहाँ पे रेड कलर में, ये माउंटेन हमारा 30% और 27% जो है हमारा ये प्लेट्यू हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो इंडियन लैंड है उसका ये सारे रिलीफ फीचर्स हैं जो कि इस परसेंटेज में बटे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ by the physical factors such as the topography, climate, soil types, as well as the human factors such as the population density, technological capability and cultural and tradition etc. तो जो लैंड यूज़ पैटर्न है ये डिपेंड करता है उस लैंड के टोपोग्राफी पे, उस जगह के क्लाइमेट पे, सॉइल के टाइप्स पे, और ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर्स का भी काफ़ी अहम रोल होता है। जिस तरीके से वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो वहाँ पर वो लैंड का इस्तेमाल कहीं ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर कोई भी कंट्री में वो लैंड अवेलेबल है तो अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पे हाईली डेवलप्ड नहीं है तो किस तरीके से हम एक हाईली इन्वायरमेंट में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में उसको ग्रो कर पाए, तो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी अलग चीज़ें हैं, पर हमें अभी यहाँ पे फोकस करना है कि किस तरीके से इंडिया का जो लैंड पैटर्न है वो डिज़ाइंड है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, पाई चार्ट है, तो इस चीज़ को आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जनरल लैंड यूज कैटेगरी इन 1960 to 61, 60 to 61 के बीच में किस तरीके से लैंड का यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर पर अगर हम देखें, यहाँ पे जिस तरीके से दिया है यहाँ पे लाइन बाय लाइन, उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट यहाँ पे 18.11% है। और नेक्स्ट वन जो रेड में है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, जहाँ पे खेती वगैरह नहीं कर पाते हैं उतना। तो थर्ड है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिसमें कि हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, उसी का ये एरिया है। और इसका जो नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है और एक उसी के कंपैरेबल में जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ये लगभग सेम ही होते हैं, बस इनके कुछ सॉइल्स के टाइप्स अलग होते हैं। वो चीज़ आएगा तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। सो नेक्स्ट वन जो है हमारा परमानेंट एंड पास्चर ग्रेजिंग लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परमानेंट एंड पास्चर ग्रेजिंग लैंड। तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पर हम लोग अपने जानवरों को ग्रेज कराते हैं, जहाँ पे वो चरते हैं, जो भी घास फूस है वहाँ का लैंड का, उस चीज़ को हम लोग अपने डेली लाइफ में अपने पेट एनिमल्स जो भी मतलब हम लोग पालते हैं उन सबको खिलाने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, तो ये कितना है, ये 1.50% है। इसी तरीके से कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जनरल लैंड यूजेज कैटेगरी इन 2014 to 15। इसमें भी अगर हम बात करें तो नेट सोन एरिया जो है हमारा ये 45% है। पिछले वाले में भी 1960 to 61 में अगर कंपेयर करें तो ये लगभग भी सेम ही अमाउंट में यहाँ पर पहले भी नेट सोन एरिया हुआ करता था। और इसमें हम लोग 45.26% एरिया का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ की खेती करते हैं। और बाकी लगभग सभी सेम है। एक जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड था वो ज़्यादा था, पर अब वो कम हो गया है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी होंगी। और अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया तो उस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। मेनली यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे नेट सोन एरिया कितना है, और फिर इसका जो फॉरेस्ट एरिया मतलब फॉरेस्ट कंजर्व्ड एरिया है, वो सारी चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उस चीज़ पे हमें मेनली फोकस करना है। ये जो डेटा है, ये पाई चार्ट, ये उठाया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017। ये एक तरह का वेबसाइट्स भी होता है, आप वहाँ भी विजिट करके जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स होगी वो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट है टोटल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैंड यूज डेटा, हाउएवर इज द अवेलेबिलिटी ओनली फॉर द 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूजेज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट द आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। तो आसाम जो एरिया ये सब है, अपने एरिया का अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। जो भी चीज़ मतलब वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लैंड रिसोर्सेस, उसका एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें प्लानिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग करने की, लैंड रिसोर्सेस प्लानिंग करने की। सम एरिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। बहुत से ऐसे लोकेशन है जैसे कि जम्मू कश्मीर साइड में जो ऑक्युपाई किया है पाकिस्तान ने एंड चाइना ने, वो भी क्या है, अंडर सर्वेड है, अंडर नॉट बीन सर्वेड। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में नहीं रखा गया है कि उस लैंड का किस तरीके से यूज करें। नेक्स्ट है द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर्स हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। हाउ वी आर able to feed our huge cattle population on the pasture land and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of the poor quality or the cost of cultivation। तो इस तरीके से हमारा जो पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो लैंड यूजेस पैटर्न है वो भी डिस्क्राइब होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशंस भी बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, हेंस द
Hence, these lands are uncultivated once or twice in about 2-3 years, and if there is include in the net zone area, there the percentage of the NSA in India comes to about the 54% of the total reporting area. तो 54% ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये नेट जोन एरिया अब तक हो चुका है. द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर. इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन द 10% ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. तो 80% ऑफ जो लैंड रिसोर्सेज है वो पंजाब और हरियाणा अपने स्टेट्स में इस्तेमाल कर लेते हैं वो चीज़ कोई भी चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए. बट अगर हम देखें यही चीज़ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड सारे इन लैंड रिसोर्सेज को अगर मिला दे तो उसका सिर्फ 10% अच्छे तरीके से इन लोग यूज कर पा रहे हैं. तो आगे देखते हैं यहाँ पे. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for the maintenance of the ecological balance, the livelihood of the million of the people who lived on the fringe of this factor depend upon it. तो ये सारी चीज़ लैंड रिसोर्सेज पे बेस्ड है. As a part of the land is termed as the wasteland and land put to the another non-agricultural uses. Wasteland includes the rocky, arid and deserts area, and the land put to other non-agricultural uses include the settlements, road, railway, industry. Continuous use of the land over the long period of time without taking the appropriate measure to conserve and manage it, it has resulted in the land degradations. अगर हम लोग प्रॉपर वे में लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होता है, समय के साथ साथ वो सारा डिग्रेड होते जाता है. ठीक है, उस चीज़ का एक यूज़फुल, एक बेनिफिशियल आउटपुट हमें नहीं देखने को मिलता है. दिस इज इन टर्न हैज़ द सीरियस रिपरकशन ऑन द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट. तो ये चीज़ हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक लॉस की तरह देखा जाता है. तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही. तो आगे चल के हम अपने लेक्चर्स में पूरी वीडियोस को कवर करेंगे. सो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स मैं हमेशा यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ. वो 6 क्लास से लेके क्लास 10 तक की अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. जैसे जैसे आगे हमारी सीरीज़ बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा. तो तब तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ.